नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं 17th लेक्चर आप लोग के आगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर जो यूपीपीसीएस 2022 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी हमारा प्राइम फोकस यूपीपीसीएस 2022 को लेकर है। उसका 17वां लेक्चर आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा और 16 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए चीज़ों को लेकर फटाफट आगे बढ़ते हैं। और पहला जो करंट देखिए क्या कह रहा है वो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अभी मई में जारी हुई थी। मई तक के करंट अफेयर में कराऊंगा, 20 मई तक के, ठीक है। अब इसकी जो रिवीजन पोर्शन है वो 3-4 लेक्चर के बाद होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। मार्केट में जो भी मैगजीन्स हैं, जितना भी मटेरियल है वो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा अगर आप मेरे इन सारे लेक्चर्स को देख लेंगे 12 जून से पहले के। तो जो आपको लेक्चर्स है वो कम से कम 10 जून तक लगातार मिलेंगे इसके, ठीक। चलिए, आरबीआई की भी मौद्रिक नीति जारी हुई है। जो उर्जित पटेल थे उन्होंने 2014 के आसपास, अगर आपको याद होगा 14-15 में, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसको जो प्रेजेंट स्वरूप है उसमें घोषित किया था, जिसमें साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई की बैठक होती है। तो भी हाल ही में जो आरबीआई ने अपने स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं उनके रेट्स पर रिवीजन किया है। बहुत ज़रूरी भी हो गया था। आप लोग इसको ऐसे भी कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फटाफट बता दें, वो पूरे देश के जो बैंक हैं उनका रेगुलेशन करता है, उन पर रूल बनाता है, उसके रूल के ऊपर ही पूरे बैंक्स काम करते हैं और उन बैंकों पे निगरानी भी रखते हैं वो, ठीक है। किस बैंक को लाइसेंस देना है, कैसे कार्य करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स है, कुछ मानक हैं जिसके आधार पर बैंक के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है और इसी के तहत जो मार्केट में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर भी नज़र बना के रखी जाती है। जैसे अगर आप अभी देख रहे होंगे विगत कुछ महीनों में भारत में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मौद्रिक नीति में कुछ ऐसे चीज़ें की जाएंगी जिससे कि लिक्विडिटी जो मार्केट में फैली हुई है, जो तरलता, जो पैसा मार्केट में, उसको खींचा जाए, सो दैट कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए, ताकि डिमांड रिड्यूस हो। और इसको देखते हुए जो आरबीआई ने सीआरआर का जो स्टैंडर्ड का रेट था, कैश रिजर्व रेशो, है, इसको 4% किया हुआ है। आरआर रिवर्स रेपो रेट इसको ना आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, मतलब 4% से 4.4% कर दिया है। मतलब ये क्या है, ये वो लैंडिंग रेट है। मतलब जब आरबीआई से जो बैंक पैसा लेते हैं तो उनको जो ब्याज चुकाना होता है वो आपका आरआर होता है। तो जो महंगा हो गया तो मतलब बैंकों को वो पैसा महंगा मिलेगा, तो इसके बाद मार्केट में वो पैसा और महंगा करेंगे। इसका मतलब मार्केट से तरलता खींची जाएगी, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो मतलब वो कैश का रेशो है जितना बैंकों को हमेशा अपने टोटल फंड्स का रखना पड़ता है अपने पास, ठीक है, सॉरी आरबीआई के पास। तो चीज़ें क्लियर होगी। फिर इसी प्रकार से बेस रेट है जो कि है 7.25 से 8.8 तक। एमएसएफ रेट 4.65% है, सारे परसेंटेज में है। बैंक रेट जो बैंक दर जिसे बोलते हैं 4.65%। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं, खास तौर से इसको पूछा जा सकता है, इसको और इसको। तो इन दोनों रेट्स को तो जरूर ध्यान दे दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में यही रेट है, ठीक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी 5 मई को नए आंकड़े आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सेक्शन 5, 5वां जो इसका सर्वे की रिपोर्ट है ये जारी की गई है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा जारी की गई। 28 राज्य और 8 यूटी में, मतलब पूरे भारतवर्ष में ये सर्वे किया गया और इसके आधार पर कुछ की पॉइंट्स हमें फटाफट देखने हैं। सारे कुछ नहीं, जो कि इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। इसके आधार पर एक बेसिक थोड़ा आइडिया लेने की कोशिश की गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है पहला, क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो बर्थ है अब इंडिया में 89% हो गया। मतलब पहले क्या था कि हेल्थ स्ट्रक्चर के अभाव में, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होने के कारण ज़्यादातर जो बच्चों की डिलीवरी होती थी वो घर पे हो गई या अस्पताल से बाहर हो जाती थी, उन्हें अस्पताल नसीब नहीं होता था, और जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों बहुत ऊपर था। आईएमआर और एमएमआर दोनों बहुत ऊपर थे। लेकिन अभी 89% जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में पैदा हो रहे हैं, मतलब किसी न किसी सरकारी संस्था में, किसी सरकारी अस्पताल में, या किसी पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, किसी अस्पताल में, मतलब घर पे या बाहर ऐसे डिलीवरी नहीं हो रही। तो ये अच्छी चीज़ है, जिसमें कि अगर देखा जाए 87% जो रूरल डिलीवरीज हैं, जो बच्चों का जन्म है वो अस्पताल में हो रहा है। 94% शहरों में। तो शहरों में ये रेशो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी 100% नहीं है, ठीक है। अगर इसी में, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए संस्थागत जन्म अगर देखा जाए कि किस राज्य ने कितनी प्रगति की, तो सबसे ज़्यादा प्रगति की 27% जंप लगाया है अरुणाचल ने। अरुणाचल ने संस्थागत जन्म लेने वाले बच्चों में सबसे ऊपर है 27% जंप के साथ, मतलब इंक्रीज़ की अगर बात कही जाए तो, ठीक है।
दूसरे नंबर पे असम है, तीसरे नंबर पे बिहार है। इन सब आंकड़ों में केरला हमेशा ऊपर रहता है। अगर क्वेश्चन कभी नहीं आया ध्यान तो कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें अगला फैक्ट क्या है, 77% जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 77% बच्चों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण हो चुका है। तो टीकाकरण से रिलेटेड एक और बहुत ही बड़ी स्कीम है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना, अभी 4.0 चल रहा है उसका। नेक्स्ट है स्टंटिंग, जो ठिगनापन, जब छोटापन रहता है ना, बच्चे की हाइट कम हो रही है, ये भी बहुत न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो अभी क्या हुआ कि भारत में 36% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग के शिकार हैं अभी भी, इस सर्वे से पता लगा है। स्टंटिंग मतलब ठिगनापन होना, छोटा रह जाना। और ये इनकी सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, मतलब पहले 38% था और अभी 36%, तो थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव हुआ है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे, अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल आबादी में इस समय लिंग अनुपात कैसा है। ये जनसंख्या के आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वे के आंकड़े के अनुसार जो सेक्स रेशो है वो 1017 हो गया है। नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली सैंपल सर्वे 2004 से ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। चौथे में 965 के आसपास था, ठीक। अब ये 961 प्लस 1036 मैंने क्या लिखा है, 961 है सेक्स रेशो शहरों में और 1036 है ग्रामीण में। फटाफट इसको आपको सिर्फ रटना है। अगर एक बार भी देखा रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। यूपी का बता रहा हूँ, खासतौर से उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक। बेहतर स्वच्छता प्राप्त करने वाली आबादी कितने परसेंट है, मतलब उत्तर प्रदेश की करीब करीब 69% आबादी को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इसके बाद स्वच्छ ईंधन, क्लीन एनर्जी यूज़ करने वाले कितने परसेंट परिवारों को एनर्जी मिल रही है, क्लीन साफ सुथरी ईंधन कितने परिवारों को मिल रहे हैं, कितने फीसदी परिवारों को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 50% के आसपास, लगभग 49.5%। तो मतलब 50, लगभग आधी आबादी को या आधे परिवारों को उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ईंधन मिल रहा है। इसके बाद 15 से लेकर 49 साल की आयु में साक्षर महिलाओं की स्थिति कितनी है, करीब 66%, ठीक है, 15 से 49 ईयर के एज ग्रुप में। इसके बाद TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर है ना, जो बच्चे पैदा होने का जो दर है 2.4% है, ठीक, यूपी में। CMR, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कितना है, 50.4 प्रति 1 लाख, है ना, 50.4, ध्यान देना आपको ये। तो ये तो हो गया NHFS के आंकड़े। अब हम करते हैं, RBI ने अपना एक सेंटर खोला है, RBI इनोवेशन हब। कहाँ पे, बेंगलुरु में, बस रट लीजिए इसको। RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है, बेंगलुरु में, कर्नाटका। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। मदर MMR जिसको बोलते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट 2017-2019 के बीच में सर्वे के ये आंकड़े 14 मार्च 2022 को जारी किए गए हैं भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। इसके अंतर्गत अब भारत में जो मदर मोर्टेलिटी रेट है वो अब हो गया है 103। कितना हो गया है, 103 पर 10 लाख या पर लाख है आई थिंक, ठीक। और ये 10 पॉइंट का रिडक्शन हुआ है। तो MMR में 103 है, कितना रिडक्शन हुआ है, 10 पॉइंट का, ठीक। अब इसके अंतर्गत ये देखिए MMR जो है ना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, ये UN का जो सतत विकास लक्ष्य है, 17 गोल्स हैं, उसका एक उनमें से एक गोल है, ये भी है ना। तो ये इसके टारगेट को पूरा करने वाले भारत के 7 राज्य इसके अंदर हो गए हैं। तो इसका टारगेट क्या है कि 50 से नीचे हो, ठीक है। तो कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जो कि SDG गोल्स को पूरा कर रहे हैं MMR के, मतलब UN का जो लेवल है उसके नीचे, उसको मतलब अचीव कर लिया कितने राज्यों ने भारत के। केरला में सबसे कम MMR 30 का है भाई, यूपी में 50 के आसपास है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर, तेलंगाना तीसरे नंबर, तमिलनाडु चौथे नंबर, आंध्र प्रदेश 5वें नंबर, झारखंड 6ठे नंबर, गुजरात 7वें नंबर, ठीक है। यूपी में 50 है ये शायद, ये कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, बस यूपी में एक चीज़ थोड़ा देखना पड़ेगा कि 15 पॉइंट्स का रिडक्शन हुआ है, 15 जो अंक हैं वो घटे हैं इसमें, तो ये अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, केरला याद रखिएगा और इंडिया का एज ए होल मोर्टेलिटी रेट याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए IC15 क्या है, IC15 इंडिया के पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज भारत ने नहीं किया है, तो RBI ने उनके ऊपर और कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं, टैक्सेशन वगैरह इंप्लीमेंट कर दिया है, उसको वैलिड नहीं माना है। इसी के साथ साथ उसको रेगुलराइज करने के रूप में, मतलब उसके जो अभी जो क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह जो हैं उसको तो लीगलाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक इंडिया का एक इंडेक्स जारी किया है, फर्स्ट इंडियन क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स, ठीक है, RBI ने किया ये, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या नाम है इसका, IC15।
इंडियन क्रिप्टो ऐसे ही याद कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट, मिथिला मखाने। मिथिला मतलब उत्तरी बिहार का जो इलाका है उसको मिथिलांचल बोला जाता है। वहाँ में सुबूर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उसने 2019-20 में फाइल किया था मिथिला मखानों के लिए। मखाने जो आप लोग व्रत वगैरह में देखते हैं ना, लावा की तरह होते हैं, ये उत्तरी बिहार में बहुत होते हैं, खासतौर से मधुबनी वगैरह के सीतामढ़ी के इलाकों में, है ना। तो इसको इसके GI टैग के लिए अप्लाई किया था और इसका GI टैग इसको दे दिया गया है। तो मतलब मिथिला मखाने के नाम से बिहार कोई GI टैग मिल गया है, ठीक है, उत्तरी बिहार, डन। मधुबनी में बहुत इसकी आपको कृषि होने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। करंट अफेयर के हमारी कम से कम 20 से अधिक PDF ऑलरेडी हमारे ऐप पे लगी हुई, चाहे तो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं और चाहे तो आप देख सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट हैं, करीब 2250 क्वेश्चन, उसका आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, उसमें वो टेस्ट हैं, ठीक है। अब देखिए लेटेस्ट में देखा जाए तो रबी की फसलें जो होती है, जो सर्दियों में बोई जाती हैं, गर्मियों में काटी जाती हैं, जो अभी काटी गई हैं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी लेटेस्ट के क्या है? गेहूं 2015 रुपये प्रति क्विंटल, इसका याद कर लो, ठीक है। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से गेहूं बहुत महंगा बिका है, MSP के ऊपर भी बिका है। जौ का है 1635 रुपये क्विंटल, चना 5230 रुपये, सरसों 5050। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लो इसको, ये पूछ सकते हैं लोग। पैडी राइस का तो दिसंबर में, अक्टूबर में जब परीक्षा होती है तो धान का पूछ लेते हैं ये लोग, तो अभी इसका पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य। विश्व आर्थिक परिदृश्य नाम की एक किताब आती है या कह लो रिपोर्ट आती है, अरे कौन जारी करता? IMF हर साल जारी करते हैं ये लोग। पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था PCS में कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक परिदृश्य IMF जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। और उसमें पूरी दुनिया की जो आर्थिक हेल्थ होती है उसके ऊपर बात की जाती है, इकोनॉमिक हेल्थ की बात की जाती है ना। तो इंडिया की जो GDP कितनी प्रोजेक्ट की गई है? 8.2% 22-23 के लिए, 23-24 के लिए 6.9%। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, एक ये भी देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, फोर्ब्स जो अमेरिका की पत्रिका है उसके रिचेस्ट अमीर लोगों की सूची जारी उसने की है। तो रैंक 1 पे एलन मस्क हैं, ठीक है। 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक, बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तीसरे नंबर पे बिल गेट्स। चौथे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, वॉरेन बफेट बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, है ना, बर्कशायर हैथवे कंपनी के मालिक भी हैं, 5वें नंबर पे हैं। मुकेश अंबानी 10वें नंबर पे। सावित्री जिंदल भारतीय महिलाओं में सबसे अमीर, 91 नंबर पे। बस ध्यान दीजिएगा। जीवा क्या है? जीवा नाबार्ड जो भारतीय सरकार की एक ऑटोनमस बॉडी है जो एग्रीकल्चर लोन देती है ना, नाबार्ड, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको जीवा नाम दिया गया है। शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। श्रीलंका संकट ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है। श्रीलंका जो कि हमारा दक्षिण का सबसे बॉर्डर का स्टेट है, लगा हुआ एक देश है, सॉरी, वो एक तरह से बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया है। वहाँ इन्फ्लेशन की वजह से जूझते हुए पूरा राष्ट्र अस्त व्यस्त हो गया। महिंद्रा राजपक्षे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रानिल विक्रमसिंघे के नए राष्ट्रपति बने और पूरा राज्य कर्ज में डूब गया, जहाँ पे कि खाद्यान्न संकट भी खड़ा हो गया। लोगों के पास खाने तक के सामान नहीं थे, अव्यवस्था और अशांति पूरी फैल गई। भारत के साथ उन्होंने समझौता किया जीवाश्म ईंधन के लिए, मतलब फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया उनको ईंधन प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा फूड एड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हुआ। चाइना से उन्होंने बहुत कर्ज लिया था, चाइना के कर्ज के इंटरेस्ट पे आउट नहीं कर पा रहे थे, फिर वो बेल आउट नहीं कर पाए अपने आप को। इसी के साथ साथ यूक्रेन से क्राइसिस शुरू हो गया, है ना। पूरे 2 साल कोविड में वो फंसे रहे, तो और वो वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, वो टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। 2 वर्षों में टूरिज़्म इतना आया नहीं कोविड के बाद, और इसके वजह से ही वहाँ की सिचुएशन एकदम चरमरा गई। तो थोड़ा सा इसको आपको हल्का सा ग्लिम्स लेके रखना होगा। कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि ये पूछ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड आइडिया आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।